तो डियर स्टूडेंट, जरा एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मोशनल ईएमएफ, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टिंग रोड। पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यहां पर मानो मैंने टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, राइट। अब तुम यहां कंडक्टिंग रिंग लाओ या ना लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बस तुम एक पाथ अवेलेबल कराओ, कंडक्टिंग पाथ, उसमें एक ईएमएफ आ जाएगा, अपने आप करंट फ्लो कर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है। यहां ऐसा नहीं होने वाला, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। ये कंडक्टिंग रोड के मोशन से ही प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इस प्लास्टिक की रोड को या इस पेन को मूव कराऊंगा तो इसमें कोई ईएमएफ नहीं आने वाला। अब ये हमने एक रेस्ट ऑब्जर्वर ओ लिया, राइट। इसके रेस्पेक्ट में ये कंडक्टिंग रोड है एल लेंथ की जो मूव कर रही है, तो होगा क्या कि ये जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां पर देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो कंडक्टिंग रोड के मैं एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को देखूं तो मैं उसको मूव करता मान सकता हूं। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है B, तो मैग्नेटिक फील्ड जब B है तो इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm, E माइनस E V क्रॉस B। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो V ऐसे, B ऐसे, तो आया अपवर्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इस पर डायरेक्शन मिलेगी डाउनवर्ड, तो Fn की डायरेक्शन हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो ड्रिफ्ट होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्लाइटली ड्रिफ्ट हो गए तो यहां पर एक माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे माइनस डेल्टा कह लेते हैं या QI कह लेते हैं, इंड्यूस चार्ज है। कहां से आया, ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट हो गए। तो रिजल्ट ऊपर की तरफ एक प्लस QI आ जाएगा। आना ही है, सोच के देखो लॉजिकली। भाई जब इसको न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड अगर नीचे ड्रिफ्ट कर दोगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा, नीचे नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्सेस हुआ तो इसकी वजह से एक प्लस माइनस की तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक और फोर्स आएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल फील से फोर्स, कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe माइनस E इंटू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो बट ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे जैसे नीचे जाएगा ये QI का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, प्लस QI का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस फोर्स का एक लिमिटेड मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जैसे वहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहते थे कि फाइनली एक इक्विलिब्रियम आता है, तो ऐसे ही एक टाइम आएगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू डाल दें माइनस E V क्रॉस B प्लस माइनस E E इज इक्वल टू 0। तो यहां से E का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, कितना आ जाएगा E का मैग्नीट्यूड, माइनस ऑफ B क्रॉस B। हम इसे B क्रॉस B भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो VB माइनस V, यहां से मैं एक x डिस्टेंस पे एक लेंथ मान लू dx या dl कह लू, छोटा वेक्टर dl कह लेते हैं। यहां से ये इसको मैं कैपिटल L लेंथ मान लेता हूं, वेरिएबल नहीं कंफ्यूज होंगे। तो एक छोटा सा डिस्टेंस पे dl वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। और रोड की लेंथ को कैपिटल L एज्यूम कर लेते हैं, तो इस L की लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल L। तो VB माइनस VA माइनस ऑफ E डॉट dl हो जाएगा। इस माइनस को इधर ले आए तो VA
माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बेसिकली क्या है, पॉजिटिव एंड का पोटेंशियल माइनस निगेटिव एंड का पोटेंशियल, और यही वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होगी। क्यों इसे इंड्यूस ईएमएफ कह रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक वायर कनेक्ट कर दूं तो यही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा करंट के लिए। तो दिस वैल्यू विल गिव द इंड्यूस ईएमएफ, इंडिकेशन हो रहा है, सॉरी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। तो ये हो गया राइट। ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डी एप्सिलॉन बी क्रॉस बी डॉट डी एल। हम जनरली इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं, मोड बी क्रॉस बी डॉट डी एल, और नेट एप्सिलॉन हम ये ज्यादा फार्मूला यूज करते हैं, मोड ऑफ बी क्रॉस बी डॉट डी एल। मैक्सिमम टाइम मोड क्यों यूज करते हैं, ये कई बार क्या होगा कि हम गलती से मान लो हम बी क्रॉस बी की जगह हमने बी क्रॉस बी डॉट डी एल लगा दिया, लेट्स से ये हमें ज्यादा आसान लगता है, हमने ये लगा दिया तो मोड है। हमें पता है कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्टिव, तो अगर तुमने एक तुम्हारा फार्मूला है ए क्रॉस बी, ये तुम ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हो, नथिंग, इट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए डॉट सी होता है। तो अगर हम गलती कर जाए, डीएल की डायरेक्शन मान लो हमने रिवर्स ले ली, हमने डीएल की डायरेक्शन प्लस साइन से ना लेकर किसी ने डीएल ऊपर ले लिया, तो भी एक माइनस की एरर होगी। तो ये सारी एरर्स जो हो इसमें जो फॉर्मूले में हो जाती है, कुछ रिवर्स ऑर्डर ले लें या वी क्रॉस बी ले लें या बी क्रॉस बी कर ले, तो उन सारी ऑर्डर का एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है कि जब भी हम यूज करेंगे, इवन तुम एचसी वर्मा की बुक्स देखो, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है वो यही करती है, मोड लगा देती है, मोड लगाया इलाज हो गया। अभी हम इसका एक सिंपल फार्मूला बनाएंगे, तो हमारा एक छोटे से, ये क्या है, इस छोटे से एलिमेंट में, ये रॉड का एक एलिमेंट जो हमने डीएल एलिमेंट लिया है, ऐसे ये उसके अक्रॉस ईएमएफ है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तब पूरी रॉड के अक्रॉस ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। हमने डी एप्सिलॉन का फार्मूला क्यों बनाया, क्योंकि यहां हमारी अलग अलग सिचुएशन बनने वाली, अलग अलग सॉल्यूशन आने। जैसे हमने वहां बीआईआई डीएल के बहुत सारे फार्मूले बनाए थे, स्ट्रेट रॉड, कर्व रॉड, रोटेटिंग स्ट्रक्चर, तो ऐसे कई यहां पर भी हमारे केसेस बनेंगे। तो ये सारा सॉल्यूशन तो हमारा इसी में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि यार चलो हमने यहां से मैग्नीट्यूड निकाली, पर ईएमएफ है डायरेक्शन कैसे निकालें। तो एक बहुत आसान सा रूल ध्यान रखना डायरेक्शन के लिए। अक्सर हम क्या करा करेंगे, जैसे वहां पर हम करते थे भाई, हमने वहां पर भी देखो, हम कहते मैं कहता था यार छोड़ो एप्सिलॉन निकालना है तो मोड डी फाई बाई डी टी यूज करो, माइनस साइन हम गायब कर देते थे इंड्यूस ईएमएफ में। माइनस साइन को क्या करते थे, उसकी जगह हम कहते डायरेक्शन है, राइट हैंड रूल यूज करो, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर भी राइट हैंड रूल हमारे पास है। देखो जिस डायरेक्शन में हमारा बी 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 क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है उसी से हमें मिल रहा है। देखो अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अपर एंड है पॉजिटिव, तो सीधा सा रूल है, पॉजिटिव एंड कौन सा बन रहा है, वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव था, तो इसलिए फोर्स डाउनवर्ड आ जाता है। राइट हैंड रूल सिंपल सा कहता है, इसे V में रखो, इसे B में रखो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड। ये रूल याद रखना। और एक तरीका मैं तुम्हें और आसान तरीका बताऊंगा, इंड्यूस ये वाला, इससे भी हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत यूज होता है कि पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन कैसे देखी जाए। पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन वो होगी जिधर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा वो निगेटिव एंड बनता है। अब हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या था, हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होकर पॉजिट्रॉन होते लेट्स से, तो ये सारे के सारे ऊपर जाते और ऊपर पॉजिटिव एंड बनाते, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है,
जो v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालोगे तो उसके अपोजिट मूव कर जाते हो, तो नीचे वाले एंड को निगेटिव बना देते हो, ऊपर वाले एंड को पॉजिटिव बना देते हैं। इसीलिए राइट हैंड रूल में जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड आता है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि माइनस चार्ज रखते हैं तो वो इस v क्रॉस b की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हमें एक बार आईटी ने यही पूछा है क्वेश्चन में कि भैया पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन बताओ, कौन सा एंड हायर ईएमएफ पे जा रहा है। तो कुछ नहीं करना था, केवल राइट हैंड रूल यूज करा, इसको v की डायरेक्शन दी, इसको b की डायरेक्शन दी, इस थंब ने पॉजिटिव एंड की डायरेक्शन दे दी। तो ये हमारी सिंपल सी थ्योरी हो गई, लेकिन ये थोड़ा अभी दिखने में फार्मूला टिपिकल लग रहा है। हम इसके कुछ सॉल्यूशंस बनाएंगे और उन्हीं सॉल्यूशन पे बेस्ड हमारे ज्यादातर प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने एक एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला सीखा। जरा हम इस कंडक्टिंग रोड की बात करते हैं, वो एक v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमें पता है कि इसके अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लूं dx लेंथ का या dl लेंथ का, कह दो कि l डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया dl लेंथ का, तो इसमें जो d एप्सिलॉन प्रोड्यूस होगा वो होगा मैग्नीट्यूड वाइज मोड ऑफ b क्रॉस v डॉट dl। It can also be written as mode of v cross dl dot b, और यहां पर b यूनिफॉर्म है। b वेक्टर हमारा कुछ जो भी है एक फिक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। b हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म वेक्टर है। यूनिफॉर्म वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो। तो नेट एप्सिलॉन हम इंटीग्रेशन से भी कह सकते हैं और सिग्मा भी कह सकते हैं। कंटीन्यूअस समेशन इज आल्सो नोन एज इंटीग्रेशन। तो जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो हो जाएगा मोड ऑफ सिग्मा v क्रॉस dl डॉट b। अच्छा, ये चीज मैंने कैसे लिखी है एक बार मैं इसको बता देता हूं। एक्चुअली एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है ट्रिपल प्रोडक्ट की, a क्रॉस b डॉट c कैन आल्सो बी रिटन एज b क्रॉस c डॉट a कैन आल्सो बी रिटन एज c क्रॉस a डॉट b। ये ध्यान रखना, ये बहुत यूज होता है। यहां पर इसका मतलब ऊपर से मोड लगा हुआ है, तो आप ये तीन वेक्टर है, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। साइक्लिक ऑर्डर भी भूल जाओ, ध्यान समझना, साइक्लिक ऑर्डर भी गलत कर दोगे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर गलत करने से क्या होता है, इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, केवल एक माइनस साइन आ जाता है। तो तुम ये जो तीन वेक्टर है डी वी एल, किसी का भी किन्हीं भी दो का क्रॉस ले लो, एक तीसरे के साथ डॉट ले लो, राइट। ये बहुत छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ v क्रॉस, इसे ऐसे लिख दे dl डॉट b। क्यों? क्योंकि v और b यूनिफॉर्म वेक्टर है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और सिग्मा dl क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग v क्रॉस l डॉट b। So it is the general formula of induced EMF across the road, V cross L dot B। ठीक है, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V क्रॉस L, यहां क्या हो जाएगा, V L साइन थीटा इंटू V। तो जनरली हम इस फॉर्मूले कैसे याद रख लेते हैं, बी एल वी साइन थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड वी। तो V साइन थीटा हमारा कौन सा कंपोनेंट है, जो रॉड के परपेंडिकुलर है। और क्योंकि ये रॉड ट्रांसलेटरी मोशन में है तो VCM और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी भी एक ही बात होगी। एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज BL VCM परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी याद रखा जाता है शॉर्टकट में। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, तो इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रख लो, मोड ऑफ कोई भी दो वेक्टर लिख लो, L क्रॉस VCM डॉट। अब E क्रॉस L क्रॉस V कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड है यार, इसीलिए बता रहा हूं। मुझे भी कई बार लिखते हैं जनरली, मुझे ही सीक्वेंस नहीं जानी, V क्रॉस L कुछ नहीं, सीधा सीधा L क्रॉस VCM मोड लगा लो।
कोई टेंशन नहीं है। अब ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमारा आ गया बी एल बी साइन थीटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पॉजिटिव, एक बैटरी बन रही है एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तो पॉजिटिव एंड कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल याद रखना। राइट हैंड रूल मैंने बताया था, बी पॉजिटिव एंड, ये बी कौन सा लेना है? बी परपेंडिकुलर की तरफ लो, राइट। तो बी कैसे है? ऐसे, बी ऐसे, तो अपर एंड यानी कि पी एंड हायर पोटेंशियल पे जाने वाला, ये वी प्लस एंड बनेगा, ये वी माइनस एंड बनेगा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, क्यू आई प्लस इधर आएगा, यहां पर लोअर साइड में माइनस क्यू आई आएगा, राइट। तो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। इस ट्रिपल प्रोडक्ट से एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, भाई हमारा फार्मूला क्या है? मोड ऑफ, मैं इसे एल क्रॉस बी डॉट बी, कोई सीक्वेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे मोड ऑफ बी क्रॉस एल डॉट बी भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म अक्सर यूज होती रहती है, कोई सीक्वेंस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि बी क्रॉस एल होना है, एल क्रॉस बी होना, मैं जान के कुछ भी लिख देता हूं। कोई भी बी एल बी तीन वेक्टर है, कोई भी दो का क्रॉस और ये। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना कि ये BLV फॉर्म कब बन जाती है? जब B ऐसे दिया हो, B सीधा सीधा ऐसे हो, लेंथ L ऐसे हो, और ये हो जाए B परपेंडिकुलर, तो ये फार्मूला शॉर्टकट याद रखना, B यूनिफॉर्म होना चाहिए। वेरिएबल भी होगा तो वो भी सिखाऊंगा, BLV परपेंडिकुलर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म है, ठीक है। अब ये वैल्यू जीरो कब होती है? व्हेन एप्सिलॉन विल बिकम जीरो इन केस इफ any two vector are parallel। ये ध्यान से समझना, any two vector are parallel, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का देखो, कोई देखो यहां अगर एल और बी पैरेलल हुए तो जीरो हो जाएगा, बी और एल पैरेलल हुए तो जीरो हो जाएगा। ऐसे देख लो, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, वी क्रॉस, कुछ भी ऑर्डर ले लो, वी क्रॉस बी डॉट एल। एल वेक्टर भी अपने हिसाब से मान लो, हमें ऊपर से प्लस से माइनस मानना है सर, एल वेक्टर या माइनस से प्लस मानना है। यार तुम चाहे एल वेक्टर को ऐसे लो या ऐसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही गलती होगी इस तरह से मानने से, वो माइनस साइन का फर्क आता है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट की खासियत है, केवल एक माइनस साइन आएगा वो हमने हटा दिया, और साइन कन्वेंशन के लिए हमें राइट हैंड रूल यूज करना है। इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल एप्सिलॉन विल बिकम जीरो। इसको ऐसे भी देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो रॉड है इसको एक चाकू की तरह से देखो, एक नाइफ की तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे मानो जैसे गन्ने की फसल हो। अगर नाइफ गन्ने की फसल को काट नहीं रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, जिस रेट से काटता है वही आता है। जैसे एक चीज सोचो, अगर बी ऐसे हो, ठीक, और वेलोसिटी को ऐसे कर दो, देखो तो एल और वी पैरेलल हो गए, ये फैक्टर जीरो हो गया, एप्सिलॉन जीरो आएगा। ऐसे समझ सकते हो जैसे एक रॉड है ऐसे चली जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वैसे जाएगी तो फील्ड लाइंस को काट थोड़ी रही है, ईएमएफ जीरो। तो ये भी एक देसी तरीका, हिंदी वाला तरीका, देसी तरीका कि रॉड को एक नाइफ की तरह से देखो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक गन्ने की फसल की तरह से देखो। अगर वो उसको नहीं काटते हुए जा रहा है तो ईएमएफ नहीं आता। और एक ये सिंपल सा फार्मूला है, इससे हम लगा सकते हैं अगर कोई भी दो वेक्टर हमें पैरेलल दिख जाए, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल एप्सिलॉन विल बिकम जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहां पर डिस्कस किए। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने एक इक्वेशन डिस्कस करी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी एल बी परपेंडिकुलर। इसको फेराडे लॉ से कैसे लाएं? बिल्कुल ला सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक सीखना पड़ेगा। पहले में तो अच्छा फ्लक्स कैलकुलेशन का एक छोटा सा लॉजिक तुमसे बात करते हो। जैसे हम ये मान लो ये एक क्यूब है और ये ई वेरी करता था, यहाँ पे मान लो इस ये वेरिएबल ये, लेकिन डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड E1 है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड E2 है। तो मैं तुमसे कहता था कि ये क्यूब है, इसका हर एक सरफेस का एरिया ए है। मैं कहता था कि फ्लक्स बताओ, तो तुम कहते थे सर फ्लक्स की वैल्यू होगी E2A माइनस E1 है। क्यों? कि तुम कहते थे सर ये E ऐसे है तो ये एरिया हमने पढ़ा है नॉर्मल है,
तो यहां पर ई डॉट ए तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पर तो कोई ईएमएफ आना नहीं है, तो यहाँ तो सॉरी फ्लक्स आना नहीं है, तो ये वाली सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, केवल दो ही सरफेस से फ्लक्स पास होगा। और मैं तुमसे अच्छा चार्ज एनक्लोज कितना होगा, तो तुम लोगों के साथ बहुत आसान है, E2A माइनस E1A इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि गॉस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो तुम कहते थे सर फील्ड लाइन का पैटर्न बताना होना चाहिए था, ये सब डिस्कशन हुआ था। तो अगर फील्ड लाइन का पैटर्न हमें कंफर्म होगा तभी हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे। तो कुछ कुछ लॉजिक यहां पर भी ऐसे ही है। हमें यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर एक रॉड ये बी है, अगर कोई कंडक्टिंग वायर या रॉड अगर ये रेस्ट पर है तो उसमें एप्सिलॉन कितना आएगा, जीरो। तो जब तक इसमें वेलोसिटी नहीं होगी और ये जो तीनों वेक्टर इनमें से कोई दो पैरेलल ना हो तब तक ईएमएफ नहीं आ सकता। तो इतना हमें अपने से पहले से पता होना चाहिए, तभी हम ईएमएफ को कैलकुलेट फैराडे लॉ से कर पाएंगे। अब देखो कैसे मैं इस फॉर्मूले को फैराडे लॉ से ला रहा हूं, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, आगे बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प करेगा। देखो अब जैसे ये केस है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, राइट, तो मैं इसको फैराडे लॉ से कैसे लाऊंगा, BLV परपेंडिकुलर, बहुत आसानी से ला सकता हूं। देखो मैंने यहां पर ये तीन वायर अपने आप से मान ली और इन वायर को मैंने कहा मान लिया, रेस्ट पर। तो मुझे पता है कि ये पूरा ये लूप है वायर P Q और इसको मान लेते हैं P डैश Q डैश। तो इंटीग्रेशन E डॉट dl जो कि इस पूरे लूप का एप्सिलॉन देगा वो अलग अलग एप्सिलॉन के इक्वल होगा। ये एप्सिलॉन PQ के ही इक्वल होना है क्योंकि ये तीनों तो रेस्ट पर है। तो मुझे पता है कोई वायर रेस्ट पर है तो उसमें तो ईएमएफ आना नहीं, तो जो भी ईएमएफ आना है जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना है वो सिर्फ PQ में होना है। तो इंटीग्रेशन E डॉट dl जो भी मैं पूरे लूप के लिए निकालूंगा वो बिल्कुल एप्सिलॉन PQ के ही इक्वल होगी। सेम वही लॉजिक जैसे मैं यहाँ कहता था कि भैया अगर ये ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो फ्लक्स केवल इन्हीं दो सरफेसेस से पास हो रहा है, बाकी के लिए तो E डॉट ds जीरो है। ऐसे ही ये तीनों तो रेस्ट पर है तो यहाँ तो ईएमएफ आएगा नहीं, तो पूरे लूप में जो भी ईएमएफ डेवलप होगा वो सिर्फ इसके लिए होगा। अब इस लूप में ईएमएफ क्यों डेवलप होगा, देखो ये एक लूप है, इसका एरिया तुम कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हो, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ आना चाहिए। तो इस तरीके के लॉजिक्स से हम ये सारे डेरिवेशन कर पाते हैं। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन PQ विल बी मैग्नीट्यूड वाइज d phi by dt के इक्वल होगा। डायरेक्शन हम यहां पर वही लेंज लो वाला रूल से निकालेंगे। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, फ्लक्स की वैल्यू B L इंटू एक्स, हो जाएगा B L dx by dt और dx by dt इज नथिंग बट द रोड वेलोसिटी ऑफ रोड। यही आता, देखो आ गया BLV। ठीक है, इस लूप इस सिस्टम ये एक छोटा सा तरीका था एक सिंपल केस को सॉल्व करने का। ठीक है, जनरल मेथड हमारा वही है, तो ये हम इस तरीके से भी मोशनल ईएमएफ को देख सकते हैं। तो ये चीज फैराडे लॉ से। अब डायरेक्शन देखते हैं, अगर मैं अपना बेसिक तरीका लगाता तो B ऐसे है V ऐसे है, तो देखो ये P एंड पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम दूसरे वाला मेथड देखते हैं, ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब करंट आने ऐसे आनी चाहिए कि BI ऐसे हो। इस BI ऐसे होने के लिए ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनेगी, तो इस इंड्यूस करंट ऐसे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ऐसे होना चाहिए, यानी अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव होना चाहिए। तो फैराडे लॉ कहीं ना कहीं मोशनल ईएमएफ को भी एक्सप्लेन कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टाइम वेरिएबल B को ही एक्सप्लेन कर पाया, फैराडे लॉ ने मोशनल ईएमएफ को भी एक्सप्लेन कर दिया। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ अक्रॉस ए कर्व रॉड इन ट्रांसलेटरी मोशन इन यूनिफॉर्म B। अभी हमने इससे पहले वाला जो केस पढ़ा था उसमें रॉड जो है स्ट्रेट रॉड थी, इसमें कर्व रॉड है। तो एक एलिमेंट dl ले लो तो d एप्सिलॉन कितना आएगा, d एप्सिलॉन आ जाएगा dl क्रॉस v डॉट b। ठीक है, ये भी हमने ड्राइव किया था एक छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस। तो टोटल नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ d एप्सिलॉन, इन सबका वेक्टर समेशन, इन सब स्केलर समेशन सॉरी। तो अगर हम ये इसका स्केलर समेशन करेंगे, ये v और b तो हमारे यूनिफॉर्म है, तो ये इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, सिग्मा dl क्रॉस v डॉट b। ऐसे हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि dl ये जो v और b है, b तो यूनिफॉर्म है ट्रांसलेटरी मोशन में, तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कोई भी पॉइंट ले लो वो vcm के बराबर है, इक्वल टू v जो क्वेश्चन में दी गई है।
अब ये सिग्मा डीएल किसके बराबर आएगा? सिग्मा डीएल आ जाएगा एल इफेक्टिव या डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जिसको हमने ऑलरेडी मैग्नेटिज्म में भी यूज किया था। तो ये आगे बेसिकली हम यहाँ पे हम तो मोड यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक मोड और लगा लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। डायरेक्शन के लिए हम लेंगे राइट हैंड रूल। तो हम यहां पर ये एल इफेक्टिव होगी, पी से क्यू को मिलाने वाली डायरेक्ट लाइन। अच्छा, इसको फैराडे लॉ से भी कर सकते थे। कैसे? मान लो इसको हमने कंप्लीट कर दिया लूप को, एल इफेक्टिव। ध्यान सुनना, एक शॉर्टकट मेथड और सिखा रहा हूं। तो इसका फ्लक्स तो हमेशा जब ये मूव करेगा तो इस ये एरिया, ये जो टोटल एरिया ए आ गया, ये तो कांस्टेंट है। तो जब ये एरिया कांस्टेंट है तो पूरे लूप के लिए डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा 0, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन लूप। एप्सिलॉन लूप हो गया 0। अब इस पूरे लूप को हमने इस लूप को बनाया कैसे? एक का रोड थी पी क्यू और एक स्ट्रेट रोड लगा दी, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो पूरे लूप का ईएमएफ क्या है? 0 है। अब मान लो इस ईएमएफ को मैं एप्सिलॉन 1 कह लूं और इस ईएमएफ को मैं एप्सिलॉन 2 कह लूं, तो पूरे लूप का ईएमएफ अब क्या होगा? ये पोलैरिटी मैंने कैसे ली? ये पोलैरिटी देखो ऐसे आ गई राइट हैंड रूल से। वेलोसिटी v है तो ये भी उसी वेलोसिटी v से चल रहा होगा, तो v ऐसे, तो पोलैरिटी के लिए यहां पर भी हमने एल इफेक्टिव में क्या यूज करा? राइट हैंड रूल। तो पूरे लूप के अक्रॉस 0 है, तो मैं इस पूरे लूप में एप्सिलॉन 1 हो गया, एप्सिलॉन 2 मान लो, राइट। अब एप्सिलॉन 1 अगर मैं यहां से मूव करूं, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एक मिस्टर एक्स वाली जो नेट लूप इक्वेशन होती है लगा लिए, दोनों ईएमएफ एक दूसरे का अपोज करें तभी तो 0 आया। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी हो गई? एप्सिलॉन 1, और एप्सिलॉन 1 तो स्ट्रेट रोड वाला है, जो कि क्या होगा? इंटीग्रेशन मोड ऑफ एल इफेक्टिव क्रॉस वी डॉट बी। वही चीज आ गई। तो इस तरह से फैराडे लॉ भी कहीं ना कहीं हमारी इस चैप्टर में मोशनल ईएमएफ में भी बहुत मदद करता है। तो एक मेथड ये था कि मैंने एक छोटी सी लेंथ के अक्रॉस लिखा, सिग्मा यूज कर लिया। दूसरा मैंने कहा कि अच्छा चलो ध्यान से समझना, मैंने एल इफेक्टिव लगाकर एक पूरा लूप मान लिया। तो जब ये पूरा लूप यूनिफॉर्म बी में मूव कर रहा है तो डी फाइव बाई डी टी 0, तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 0, यानी एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू मोड ऑफ एल क्रॉस वी डॉट बी। बहुत सिंपल तरीके से ये फैराडे लॉ की हेल्प से प्रूफ हो गया। मान लो अगर अब b वेरिएबल है, तो अगर b वेरिएबल है लेकिन हम एक जनरल इस तरह का कुछ फंक्शन रहेगा, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो इस b x के साथ या y के साथ वेरिएशन पे काफी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगर b वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ा करेगा? मान लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेरी करना है तो हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे। तो यहां पर डी एप्सिलॉन मोड ऑफ dx क्रॉस v डॉट b हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो b v dx आ जाएगा। वैसे भी एक एलिमेंट, ये लेंथ है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है b, ऐसे या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई एलिमेंट हो, वेलोसिटी ऐसे हो, b ऐसे हो, तो बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना, डायरेक्ट लिखने की आदत डालना। दिस इज बी एल वी परपेंडिकुलर। बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम जो करोगे 4-5 क्वेश्चन तो टॉपिक में सीधा सीधा यही फार्मूला लग रहा होगा, बी एल वी परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, जो टिपिकल सिचुएशन हो, जो हम प्रॉब्लम करेंगे, तुम खुद ही समझ जाओगे कैसे मैं यूज कर रहा हूं। तो ये डी एप्सिलॉन हो गया, बी वी डी एक्स, तो एप्सिलॉन टोटल एक्स। अब मान लो ये कुछ लेंथ ए दी होगी तो ये इवेंट ये लग जाएगा इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल, एल की लिमिट, और बी की जगह रख दूंगा एफ एक्स बी डी एक्स। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें पूरा ईएमएफ आ जाएगा, और डायरेक्शन के लिए हम फिर से वही राइट हैंड रूल यूज कर लेंगे। देखो बी ऐसे है, बी ऐसे है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव जाएगा, ये वाला एंड नेगेटिव जाएगा। बी वी थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड, राइट। तो ये इन दोनों एंड के बीच में कितना ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू डायरेक्ट इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमारी बहुत ही आसानी से आ जाएगी।
अब हम सिचुएशन का फोर्थ और लास्ट केस करते हैं। बाकी जितने भी अलग अलग और भी बहुत सारे मोशन है, तो वो भी सर रोलिंग वाले केसेस भी हो सकते हैं, ईएमएफ कैसे निकालेंगे। बाकी सब केसेस के जो ईएमएफ है हम इन्हीं 4 फंडामेंटल केसेस से कैलकुलेट करना आगे प्रॉब्लम्स में सीख लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। अब इसमें मोशनल ईएमएफ निकालने वाले हैं अक्रॉस रोड इन प्योर रोटेशनल मोशन फॉर यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म बी। अब ये एक स्ट्रेट रोड है, यूनिफॉर्म बी है और ये ऐसे रोटेट कर रही है। इससे पहले वाले में जब ट्रांसलेटरी मोशन था और यहां डिफरेंस क्या, वहां पे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वी थी, यहां तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हमें पता है कि अगर मैं यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लूं तो वेलोसिटी कितनी आएगी, x ओमेगा। ठीक है, तो d एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू बी एल, एल की वैल्यू हो जाएगी dx, v परपेंडिकुलर, और v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x ओमेगा, b x ओमेगा dx। ये एक छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ का ईएमएफ हो गया। अब पूरे ईएमएफ के लिए इंटीग्रेट कर देते तो x की लिमिट 0 से l डाल दो तो एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, हाफ ओमेगा x dx l स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 मैंने लिख दिया इंटू b, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशन के क्रॉस आ गया। तो अगर ध्यान से देखो, इट इज नथिंग बी एल बी सी एम है। कैसे देखो, यहां पर इस बीसीएम की वैल्यू क्या होती है, एल बाई 2 ओमेगा ही तो होती है। तो रॉड में वही आ रहा, तो कहीं ना कहीं तुम देखो ये फार्मूला जो है ना, बी एल बी सी एम, इसी से मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। ट्रांसलेटरी मोशन में भी तो यही था। अब आते हैं इस केस में। इस केस में वही लॉजिक लगाऊंगा जो मैंने पहले लगाया था। यहां पर मैंने एक छोटी सी रॉड मान ली, लेट से एल इफेक्टिव यहां लगा दो, ये एप्सिलॉन 1 हो गया, ये एप्सिलॉन 2 हो गया। अब ये क्लोज लूप है तो इसका एरिया कांस्टेंट रहेगा। एरिया कांस्टेंट है तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो गया, 0। डी फाइव बाई डी टी 0 तो एप्सिलॉन लूप 0। तो इस पूरे लूप में नेट ईएमएफ कितना है, 0। तो पूरे लूप का नेट ईएमएफ 0 है, तो एप्सिलॉन 2 शुड बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1, और एप्सिलॉन 1 कितना है हमारा, बी एल बी सी एम, और एल की जगह हो जाएगा एल इफेक्टिव, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ बी एल इफेक्टिव स्क्वायर ओमेगा। तो कर्व रोड हो जाएगी, ओमेगा से रोटेट कर रही है, हिंज अबाउट पी के अबाउट। तो प्योर रोटेशन में हमें सिर्फ क्या करना है, बीसीएम की वैल्यू एल बाई 2 में कर्व रोड है तो एल की जगह एल इफेक्टिव, जैसे वहां पर भी था। तो ये बेसिक सारे हमारे मोशनल ईएमएफ के बेसिक फार्मूले, बेसिक थ्योरी हो गई। अब इसके बेस पर हम अलग अलग सिचुएशंस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे और इन्हीं फार्मूलों को हम यूज करेंगे।